मैं ये मानता हूं कि यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना कोई आसान काम नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। अगर आपको अपने आप पर यकीन है, ईमानदारी से मेहनत करते हो और पूरी तैयारी के दौरान वो गलतियां नहीं करते हो जिन गलतियों की वजह से मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया, तो निश्चित तौर पर आप अधिकारी बनेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के बहुत काम का है जो पहली बार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो जगह जगह सलाह मांगते घूमते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो मैं उन बच्चों को स्पष्ट बोलूं कि आप मेरी 5 बातें मानें तैयारी को शुरू करने से पहले और उन 5 बातों को अपने जहन में रखें। पहली बात, यदि आपको एग्जाम पास करना है यूपीएससी का, तो प्री और मेंस के सिलेबस को बहुत अच्छे से डिकोड कर लो। दूसरा काम यह करना है कि प्री और मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ो और बहुत अच्छे से सॉल्व करो। तीसरा, जो भी आप पढ़ते हो उसके खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ और कोशिश करो कि सेल्फ नोट्स में कुछ नोट्स सिनॉप्सिस टाइप के हों, माइंड मैपिंग टाइप के हों, ग्राफ टाइप के हों, कि एक को पढ़ते ही बाकी सभी चीजें क्लियर होने लगें, इंटरलिंक होने लगें। रिवीजन, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन कंपलसरी है और जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि प्री की तैयारी कर रहे हैं तो OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव लगाने की प्रैक्टिस कीजिए और अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग कीजिए। और मेरा तो ये भी मानना है, चाहे आप मेंस दे रहे हो या ना दे रहे हो, चाहे आपकी एज हुई हो या ना हुई हो, या आपका ग्रेजुएशन हुआ है नहीं हुआ है, आप पर डे एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करें, चाहे गलत हो या सही हो। लेकिन इस अभ्यास को आपको तब तक करना है जब तक आप आईएएस ना बन जाएं। अगर आप प्रतिदिन जब तक आईएएस नहीं बनते हैं एक आंसर राइटिंग करते हैं, यकीन मानना जिस दिन आप मेंस के लिए बैठेंगे आप ऐसा आंसर राइटिंग करके आएंगे कि आप टॉपर बन के ही निकलेंगे। तो ये मेरी 5 बातें हैं। अगर आपको लगता है कि सर सही बोल रहे हैं, ये मेरा वो अनुभव है जो मुझे तब मालूम चला जब मेरी उम्र हो गई या मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए। मैंने पढ़ा बहुत पर सही दिशा में काम नहीं किया, मुझे बताने वाले सही नहीं मिले, या ये कहूं कि सही संगत में नहीं जा पाया। अब मैं चाह रहा हूं कि वो गलतियां आप ना करें। बस यही एक फॉर्मूला है सिलेक्शन का, बाकी सभी चीजें बकवास हैं। कौन टॉपर क्या बात कर रहा है, सभी की अपनी रणनीति होती है। मैं सच बताऊं, एक यूनिवर्सल रणनीति ये है कि आप इस पर काम करें, ये तुमको खुद ही रास्ता दिखाएंगे कि कैसे हमको आईएएस बनना है। अब चूंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस, अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का सिलेबस। क्यों ऐसा बोल रहा हूं समझना। देखिए, ज्योग्राफी का जब आप वेटेज देखते हैं तो यहां पे आपको ज्योग्राफी का वेटेज दिख रहा है कि 8 से लेकर 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ज्योग्राफी जिसकी अच्छी होती है उसका एनवायरमेंट और इकोलॉजी भी अच्छा हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर इसका मैं एवरेज क्वेश्चन 10 ले लेता हूं और इसका एवरेज क्वेश्चन 10 ले लेता हूं तो आपके 20 क्वेश्चन तो झोली में हैं। और मैं दावा करता हूं इन 20 में से 18 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 2 क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं ले सकता। और कट ऑफ कितना जाएगा, सीधी सी बात है, यदि आपने लगभग 50 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप ये मानो कि प्री क्वालिफाई हो जाएंगे और मेंस दिख रहे होंगे। तो अगर 50 में से 18 क्वेश्चन केवल ज्योग्राफी पढ़ने से आ रहे हैं, ज्योग्राफी का मतलब समझ रहे हो एनवायरमेंट इकोलॉजी, तो बुरा क्या है। एक्चुअली केवल 18 क्वेश्चन नहीं होते, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ होता है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन 15 में से मैं गारंटी देता हूं कि कम से कम 5 क्वेश्चन होंगे जो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से होते हैं। तो इस हिसाब से लगभग 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्योग्राफी, करंट और एनवायरमेंट से आ जाएंगे। 50% पास मार्किंग तो केवल ज्योग्राफी ला दे रहा है। और मैं साथ ही साथ आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स। यदि आपका करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स अच्छा है तो ये मानो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, फिर हिस्ट्री जो और पॉलिटी पर हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूँ हिस्ट्री और पॉलिटी नहीं पढ़ना है। मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप केवल उतना ही पार्ट पढ़ें जितना उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। अदर आप दिमाग मत लगाओ, उतना कर लो कि हिस्ट्री में अगर 10 क्वेश्चन आते तो 5 तो रगड़ ही देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप।
तो जो हमने पूरा सिलेबस पढ़ा था फर्स्ट पेपर के लिए, जिसमें 7 चैप्टर थे, याद करो 7 चैप्टर थे। पहला करंट अफेयर्स का, यानी एक सब्जेक्ट क्या पढ़ना है हमको, करंट अफेयर्स। दूसरा हिस्ट्री का, तो 2 सब्जेक्ट हो गए। तीसरा जियोग्राफी का। तो आज की क्लास में हम जिस सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का। क्यों करने वाले हैं वो मैंने पीछे बता दिया। एक और सब्जेक्ट है जो आपको प्री में पढ़ना पड़ेगा, वो है पॉलिटी। एक और है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो है इंडियन इकोनॉमी। एक और है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो है एनवायरमेंट, ईवीएस। अब एनवायरमेंट और ज्योग्राफी तो मैं आपको साथ ही साथ कराऊंगा और करंट भी साथ हो जाएगा। फिर ये वाला जो लास्ट है ये साइंस वाला है। साइंस नहीं पढ़ाता हूं मैं, टीचर जब मिलेगा तो मैं आपसे उनकी मुलाकात करा दूंगा, बेस्ट टीचर है वो। तो ये हमारे 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आज हम किसका सिलेबस डिकोड करने वाले हैं, केवल ज्योग्राफी का। इससे पहले हमने किसका सिलेबस डिकोड किया था, पूरा 7 सब्जेक्ट जो टॉपिक दिए गए हैं इनका ऊपर ऊपर हमने सिलेबस को समझ लिया था। आइए ज्योग्राफी का सिलेबस डिकोड करके देखते हैं। अब ज्योग्राफी के सिलेबस में तो 2 ही लाइन लिखी हुई हैं यूपीएससी में। उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ के आना है। और टॉपिक कौन कौन से बोले हैं, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ के आइए, यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़कर आइए। अब फिजिकल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, जो भी टोपोग्राफीज आप देख रहे हैं, स्थलाकृतियां देख रहे हैं, उनको पढ़कर आओ। तो भारत की अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी बोलूंगा तो हिमालय के बारे में बात करूंगा, मालवा के पठार के बारे में बात करूंगा, वेस्टर्न घाट के बारे में बात करूंगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जाऊंगा तो एंडीज और रॉकीज की बात करूंगा। तो जो भी टोपोग्राफी है, चाहे वर्ल्ड में हो या इंडिया में हो, उन सब के बारे में पढ़ना है, जिसमें रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होंगे। तो सोचो कितना बड़ा सिलेबस हो गया। कुल मिला के पूरा इंडिया का ज्योग्राफी के पर्वत पठार, वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्वत पठार, नदियां, नाले, तो बहुत ब्रॉड सिलेबस दिख रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। फिर बोलता है सोशल ज्योग्राफी पढ़ें। इसे आप ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में देख सकते हैं। अब ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन के द्वारा बहुत अच्छी बुक लिखी गई है, पर उतना हमें नहीं पढ़ना है। तो इसमें कनेक्टिविटी, सोशल हार्मोनी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, सेंसस, इन सब के बारे में क्लास कराएंगे। और हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक से पिछले साल प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ज्योग्राफी के, हमें टॉपिक की डेप्थ नहीं समझ में आएगी। तो इसमें हमें ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। फिर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स, ढेर सारी चीजें हैं, इसमें पढ़ा जाएगा। अब वर्ल्ड के किस एरिया में कौन सा मिनरल किस माइन में मिल रहा है, राम जाने। वर्ल्ड के किस पार्ट में किस प्रकार का एग्रीकल्चर का टाइप हो रहा है, राम जाने। इरिगेशन का टाइप, राम जाने। ये तो बहुत ब्रॉड सिलेबस हो गया, पागल हो जाओगे पढ़ पढ़ के। तो सिलेक्शन कौन लेता है, जो ये जानता है कि हमें कितना पढ़ना है। और हमें ये कैसे मालूम चलता है कितना पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखोगे तो गधों की तरह पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। यूपीएससी है, जब वो स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन देता है तो वहां चक्कर आते हैं, समझ पा रहे हो। और फिर इतनी किस्मत खराब होती है कि जिस एग्जाम हॉल में बैठकर हम एग्जाम दे रहे हैं और जो वहां का पर्यवेक्षक है वो पुरुष ही निकलता है, फिर वो कोई सुंदर मैडम भी नहीं होती कि देख के दिल बहला लिया जाए। या अड़ोस पड़ोस में भी कोई ऐसा नहीं बैठता है कि चलो मन बहल जाएगा, पेपर नहीं बनना तो कम से कम माहौल तो बन ही जाए। ऐसा भी नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम लोगों की किस्मत ही खराब होगी। तो इससे अच्छा है कि तैयारी कर ले, हम पेपर पे ही पूरा ध्यान। जय माता दी सी वहां चलता नहीं है यूपीएससी में, ये नेगेटिव मार्किंग होती है। इसीलिए कॉन्सेप्ट पर हम फोकस करेंगे। अब देखने में तो ये 2 लाइनें लग रही हैं कि अच्छा बस फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ना है इंडिया और वर्ल्ड का। एक्चुअली ये दिखने में लग रहा है कि ये एक लाइन है, और जब हम इसके डिटेल पर जाते हैं तब हमें चक्कर आना शुरू होंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इंडियन ज्योग्राफी की। अब सुनना ध्यान से। अब जब मैं इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करूंगा तो इसमें 3 डायमेंशन खोलूंगा। पहला इंडियन ज्योग्राफी का पूरा फिजिकल, फिर इंडियन ज्योग्राफी का पूरा सोशल, और फिर इंडियन ज्योग्राफी का पूरा इकोनॉमिक। पर इन तीनों डायमेंशन को खोलने से पहले हमें तो यह मालूम होना चाहिए कि बेसिक ऑफ इंडिया क्या है। जब तक बेसिक ही नहीं क्लियर होगा इंडिया के बारे में तो फिर हम इनको अप्लाई कैसे करेंगे।
तो इंडिया का बेसिक समझने के लिए हमें उसकी लोकेशन समझना होगा। तो हमारी क्लास शुरू होगी इंडियन ज्योग्राफी की, पहले इंडिया का लोकेशन पढ़ाऊंगा, फिर इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर पढ़ाऊंगा, उसके बाद इंडिया के टाइम जोन एटसेट्रा, इन सब टॉपिक से क्लास की शुरुआत करूंगा। फिर जब ये पढ़ लेंगे फिर हम पढ़ेंगे नेबर्स ऑफ इंडिया कि पड़ोसी कौन कौन से हैं। बदमाश पाकिस्तान है ना, शैतान चीन है, शरारती नेपाल है। तो इस प्रकार के हमारे पड़ोसी हैं जो हमसे हरकतें करते रहते हैं। दूसरा, जो हमारे आसपास स्ट्रेट्स हैं, क्रीक्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं और उनकी पोजीशंस हैं उनको लेकर क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही बनता है कि हमारी स्टेट का अदर कंट्री से जो इंटरनेशनल बाउंडिंग शेयरिंग हो रहा है उसकी क्या कंडीशंस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो चैलेंज होगा किसी टीचर के लिए ज्योग्राफी पढ़ाना, वो इन सभी टॉपिक को करंट के साथ कोरिलेट करे। क्योंकि ज्योग्राफी में जब हम बेसिक पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो उसमें करंट का बहुत रोल होता है। अब अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो रहा है किसी के साथ, एग्जाम्पल के लिए आपने एक रिवर सुना होगा, बराक रिवर, विच ओरिजिनेट फ्रॉम मणिपुर एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो वो बराक रिवर जब इंटर करती है इन बांग्लादेश, इट स्प्लिट इन टू ब्रांचेस, द वन इज कुसियारा एंड सुकमा। कुसियारा एग्रीमेंट वाटर ट्रीटी जो अभी हुआ है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो वो कहां से क्वेश्चन उठा? रिवर्स का ही क्वेश्चन तो है वो, क्योंकि हमें वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल पढ़कर जाना है। तो हमें किस रिवर पर फोकस करना है, किस टोपोग्राफी पर फोकस करना है, किस ग्लेशियर पर फोकस करना है, ये सब हमें कौन बताएगा? ये हमें करंट बताएगा। तो वही ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकता है जिसका करंट बहुत अच्छा हो। करंट नहीं, करंट। तो करंट का जो कंटेम्पररी इशू से इंटरलिंक कर सकता है वो ज्योग्राफी बहुत अच्छी डिलीवर कर सकता है। वो इस यूपीएससी के पैटर्न को समझता है। और जब आप क्लास लोगे तो आप समझ जाओ कि मैं ट्रेडिशनल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा पा रहा हूं और मैं पढ़ाना भी नहीं चाह रहा हूं ट्रेडिशनल ज्योग्राफी। मुझे मजा आता है कंटेम्पररी कनेक्शन को इंक्लूड करने के बाद। जब तक इंटरलिंक नहीं होगा मुझे ज्योग्राफी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, वो तुम्हें समझ में आने लगेगा। तो अगर आप ट्रेडिशनल सोच रहे हो कि मजा आएगा, ट्रेडिशनल ना पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्ञान ही नहीं बनाना, मुझे आपका प्री पास कराना है। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के प्री में जो क्वेश्चन आने वाले हैं इस महीने, आगामी मई जून में जो प्री होने वाला है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन न फंसा पाऊं। अब लंबी लंबी फेंक रहा हूं, ये अभी लगेगा, और मैं फेंक रहा हूं, तुम लपेटते जाओ। और जब मेरी क्लास आएंगी तो तुमको मालूम चलने लगेगा कि नहीं, टीचर फेंक नहीं रहा था, शायद काम का टीचर है, शायद। बाकी तुम डिसाइड करना कि ज्योग्राफी काम का है या नहीं है। अब आते हैं मुद्दे पर। बेसिक हो गया खत्म। अब देखते हैं फिजिकल फीचर्स। मैंने कहा जब मैं बोलूं फिजिकल फीचर्स, इसका मतलब पर्वत, माउंटेन्स, पठार, प्लेट्यूज, प्लेन्स, rivers, lakes, etc. all kind of topographies include in physical features। तो भारत में जब हम फिजिकल फीचर्स आएंगे, माउंटेन्स पढ़ेंगे, तो सबसे बड़ा माउंटेन्स हमारे लिए कौन हो जाएगा? द हिमालयाज। तो ये हमारे फिजिकल डिवीजन होगा इंडिया के। तो पहले एक हमने फिजिकल फीचर्स को डिवाइड कर दिया इंडिया के कंसर्न में कि सबसे पहले हम इंडिया में हिमालयाज का फिजिकल फीचर पढ़ेंगे। फिर दूसरा है द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को हम एक दूसरा फिजिकल फीचर मानते हैं इंडिया का। फिर इसके बाद पेनिनसुला प्लेटू को फिर हम एक और मानते हैं फिजिकल फीचर। तो हिमालय इंडिया का एक फिजिकल फीचर हो गया, नदर्न प्लेन्स इंडिया का एक फिजिकल फीचर्स हो गया, प्लेट्यू इंडिया का फिजिकल फीचर्स हो गया। तो जब भी मान लो कि हमको नदर्न प्लेन पढ़ना है फिजिकल फीचर्स के फॉर्म में, तो इसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने होंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी कि जो ये प्लेन्स हैं ये बने कैसे। फिर इसका देखेंगे कि फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसे हुआ, जो ये प्लेन्स हैं ये किस प्रकार से डिवाइड होते हैं, इसको रीजनल डिवीजन कैसे करते हैं, फिजिकल डिवीजन कैसे कहते हैं। जैसे गंगा का प्लेन क्या है, अवध का प्लेन क्या है, सारंग का प्लेन क्या है, मथुरा का अवध का प्लेन क्या है। समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से जो प्लेन का डिवीजन है वो हमें करना है। खादर क्या है, बांगर क्या है, रहल क्या है, कल्लर क्या है, ये सब डिवीजन है। भावर क्या है, करतराई क्या है, ये सब प्लेन्स के डिवीजन के अंतर्गत आएंगे। तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर जो भी हम टोपोग्राफी पढ़ रहे होते हैं उसका एक विशेष क्लाइमेट होता है, विशेष प्रकार का वेजिटेशन होता है, विशेष प्रकार का वहां पर सॉइल होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है, और कई सारे सिग्निफिकेंस वहां देखने को मिलते हैं। तो
क्लियर हो गया बात कि अगर हिमालय पढ़ रहे हो तो डायमेंशन क्लियर है। तो जैसे मैंने बोला हिमालय, तो तुम पूछोगे कैसे बना ये बताओ। फिर मैं बोलूंगा हिमालय, बोलोगे कि सर क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, वेजिटेशन कैसा है यहाँ का, बायोडाइवर्सिटी कैसा है यहाँ का, फ्लोरा फोना कैसा है यहाँ का, सॉइल कैसा है यहाँ का। कुल मिला के जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हो वो सब यूपीएससी तुमसे पूछने वाला है। इसलिए इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पर मैं एक चीज को कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बाकी सभी अपने आप समझ में आ जाएंगे। अब जब भी क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से हिमालय से या प्लेन्स या प्लेट्यू से, फिर से बोल रहा हूं ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछता वो करंट से कोरिलेट करके पूछेगा। अब हिमालय में कोई स्पीच अगर डिसअपियर हो रही तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिमालय में कहीं अगर लैंड स्लाइडिंग हो रही तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सपोज करो अभी सिकियाला जो सुरंग है, टनल है, उसमें लोग फंस गए थे। अब वो पूछेगा कि ये बताओ किस हिमालय का पार्ट है, तो उसमें फिर रॉक पूछेगा किस प्रकार का रॉक है, फिर ये पूछेगा तो इसका जो लैंड स्लाइडिंग हुआ है वो क्यों हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ये है डायमेंशन ज्योग्राफी पढ़ने का जो मैं बात करूंगा आपसे। आगे चलते हैं तो इसमें लिखा है पेनिनसुला प्लेट्यू। सेम वही है जो हमें हिमालय में कॉन्सेप्ट करने हैं, वही प्लेन में करने हैं, वही प्लेट्यू में करने हैं, वही डेजर्ट में करने हैं और वही इंडियन कोस्टल प्लेन में करने हैं। ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि ये हमारा भारत है। अब हमने क्या करना है कि ये समझना है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये है हिमालय। तो इसे मैंने कह दिया हिमालय का फिजिकल रीजन या फिजियो डिवीजन ऑफ हिमालयाज। अब जब आप हिमालय पढ़ेंगे तो फिर इसमें डायमेंशन आएंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो यही आएगा कि सर फॉर्मेशन बताओ कैसे हुआ है। फिर दूसरा ये आएगा कि किस प्रकार का सेडिमेंट या रॉक्स हैं। ये भी पूछेंगे कि इसका फ्लोरा क्या है, फोना क्या है। पर ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे कंटेम्पररी, और जो ज्यादा कंटेम्पररी इंटरलिंक कर सकता है वो बनेगा। तो जब भी हिमालय में लैंड स्लाइडिंग होगी तो ये देखना है कि उसमें कौन सा फ्लोरा फोना जो इंडेंजर्ड है IUCN की कैटेगरी रेड लिस्ट में, उसको इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहां पकड़ना जाके। ये है इनडायरेक्टली ज्योग्राफी से पूछे जाने वाले प्रश्न। कॉजेज पूछ सकता है, इम्पैक्ट पूछ सकता है, ट्रेडिशनल बहुत कम पूछेगा। समझ पा रहे हो? तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये फिजिकल फीचर वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इसी फिजिकल फीचर में एक और होता है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम की विशेषता यह है कि हम इसको दो पार्ट में पढ़ सकते हैं। एक वो रिवर सिस्टम जो हिमालय से संबंधित है और एक वो रिवर सिस्टम जो पेनिनसुला से रिलेटेड है। जब इन दोनों रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे तो इसमें एक डायमेंशन ये याद रखना कि हमें सभी का रिवर बेसिन समझना है। और रिवर बेसिन जब पढ़ते हैं तो इसमें दो पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। पहला है डिस्प्यूट, यानी कि किसी भी रिवर बेसिन को लेकर डिस्प्यूट अगर चल रहा है तो आप मानिए कि यहां से प्रश्न आएगा। और दूसरा है शेयरिंग। इन दो पॉइंट पर हमेशा याद रखो कि अगर मैं पूछूं कि नर्मदा रिवर का बेसिन कितने स्टेट को शेयर करता है तो ये स्टेटमेंट बन सकता है। या फिर काली जो रिवर है उसका रिवर बेसिन किन दो स्टेट या किन दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूटेड है, तो ये प्रश्न बन सकता है। और एक और प्रश्न बनना चाहिए, वो है ट्रीटी को लेकर। जो ट्रीटीज हो रही हैं ये भी इसका एक पार्ट होगा। तो जब भी बेसिन पढ़ो रिवर का तो इस 3 डायमेंशन में बेसिन पढ़ने का प्रयास करो और उनको करंट से लिंक करना, उसी साल के करंट से। तो ठीक है, अगर कहीं करंट से लिंक नहीं हो रहा है तो समझ लो वो टॉपिक पूछा नहीं जाएगा। यही एक तरीका है यूपीएससी पास करने का कि ऑब्जर्व ज्यादा करो, सोचो ज्यादा और उसको, है ना, एक होता ना लेस टॉक वर्क मोर, बात कम करो काम ज्यादा करो। तो पढ़ो कम सोचो ज्यादा। करंट पढ़ रहे हो फिर सोचो इसको किस टॉपिक से इंटरलिंक करना है, पर उसके लिए सिलेबस का मालूम होना जरूरी है। अब सिलेबस में तो दिखा है वो टॉपिक, पर यह भी मालूम होना चाहिए कि उस टॉपिक से कभी प्रश्न पूछा भी गया है कि नहीं, कि फालतू की मेहनत कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन सक्सेस की है। जब भी रिवर पढ़ो तो जो मुझे लगता है रीजनल डेवलपमेंट और जो प्लानिंग से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं रिवर्स के, वो जरूर कंप्लीट करो करंट अफेयर्स में जाकर। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, मेजर डैम्स, इनसे तब प्रश्न बनेगा जब वो किसी कार्ड से चर्चा में हो, नॉर्मली प्रश्न नहीं बनाएंगे। वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो जाएगा। और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये जरूर मुझे लगता है कि चर्चा में रहा है इस साल, तो इससे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आपको ज्योग्राफी।
अब आते हैं फिजिकल में ही एक पार्ट मान लो, क्लाइमेटोलॉजी फिजिकल का ही पार्ट है। अब इसमें हमें क्या क्या कंप्लीट करना है, तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं मानसून। मानसून में क्या इसका मैकेनिज्म है, एलनीनो क्या होता है, लानीनो क्या होता है, मॉडी का क्या होता है, केल्विन करंट क्या होता है, हेडली सेल क्या होता है, डबल इक्वाटोरियल क्रफ्ट क्या होता है, सोमाली जेट क्या होता है ना। कई प्रकार के इसमें टर्मोलॉजीज हैं जो हमको समझनी है, और मानसून अपने आप में एक टॉपिक है जिससे कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आता है। और सबसे बड़ा है कि साइक्लोन्स को लेकर प्रश्न आएगा, और जैसे अभी साइक्लोन टकराया है इंडिया से, तो वो किस स्टेट में टकराया, उसको किसने नाम दिया, वो क्यों जनरेट हुआ, कितना इम्पैक्ट हुआ, ये सब चीज़ें साइक्लोन को लेकर प्रश्न बनेंगे। तो मानसून वाला जो भी टॉपिक है ये भी कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। फिर आता है मिनरल को लेकर। अच्छा, ये जो मिनरल और इंडस्ट्री है, स्पेशली मिनरल के बारे में बोलना चाहूँगा, ये पूरी तरह से करंट बेस्ड क्वेश्चन बनाता है, और इससे जो क्वेश्चन बनेगा पूरी तरह से करंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। इसके लिए हम लोग मिनरल ईयर बुक के डेटा कंप्लीट करने वाले हैं, और इसमें मैक्सिमम डेटा की ही बात करूंगा। बहुत फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, बहुत ट्रेडिशनल नहीं पढ़ना, कंटेम्प्रेरी ही इसमें पढ़ा जाएगा। इंडस्ट्री वाला जो क्वेश्चन है, इसमें मिनी रत्न महारत्न यानी करंट इकोनॉमिक्स से जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो इसमें पूरी तरह से आएगा, क्योंकि इसे ही बोलते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी शुरू हो गया, यहाँ तक फिजिकल ज्योग्राफी था। तो मिनरल किसके अंतर्गत आएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत। इंडस्ट्री किसके अंतर्गत आएंगी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत। ऐसे ही एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होता है इसीलिए। तो इसमें लैंड यूटिलाइजेशन एक कंप्लीट करो, और एग्रीकल्चर में क्या पढ़कर जाना है, एग्रीकल्चर में टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ग्रीन रेवोल्यूशन, सॉइल्स एंड क्रॉप्स, इरिगेशन, लैंड रिफॉर्म्स, एनिमल हस्बेंड्री, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब जो है वो इसमें पढ़ा जा सकता है, और ये सब पढ़ना भी है। मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं किस पर फोकस करूंगा, तो सबसे पहले मैं एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक पर फोकस करूंगा, और दूसरा मैं इरिगेशन पर फोकस करूंगा। इसके अलावा बाकी सभी टॉपिक को मैं नज़रअंदाज कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर नेचुरल वेजिटेशन से, नेचुरल वेजिटेशन में जब मैं जाऊंगा तो एक तो ये वाला टॉपिक जो रेड लिस्टेड स्पेसीज हैं IUCN का, एक तो मैं इस पर फोकस करूंगा, और दूसरा मैं फोकस करूंगा बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क्स पर। ये जो टॉपिक हैं इनसे प्रश्न बन सकते हैं, बाकी ये ट्रेडिशनल टॉपिक हैं, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा। ये है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत, इंडियन के अंतर्गत। अब आते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो सबसे बड़ा पढ़ना है वो है एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर जिसके दो टॉपिक ये कंप्लीट हैं बहुत अच्छे से, तो ये मानो कि यूपीएससी में कभी भी इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। बाकी इन दोनों टॉपिकों को छोड़ा जा सकता है, पर फिर भी मैं इस पर बात करूंगा। ये ट्रेडिशनल है, हालांकि नेशनल हाईवे का भी नाम बदले हुए हैं, और इंडियन रेलवे में खासकर वंदे भारत चर्चा में है, बुलेट ट्रेन चर्चा में है। पर इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रेल एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये तो कोई बाइस्ड एग्जाम नहीं है, ये तो खुल के प्रश्न पूछने वाली संस्था है। तो इस प्रकार की बातें जो है, इम्पैक्ट है, कॉजेज हैं, उस पर वो बात करेगी। और लास्ट है सोशल जो ज्योग्राफी है, इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें डेमोग्राफिक और रिसेंट सेंसस है जो 2021 में होनी थी, नहीं हो पाई, तो हम 2011 के आंकड़ों पर ही बात करेंगे। तो हो सकता है वो यहीं से प्रश्न पूछ दे कि क्यों नहीं हो पाई, इसके क्या कारण है, किस मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है, इस प्रकार की बातें वो पूछी जा सकती हैं। तो ये है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जो बेसिक बातें हो सकती हैं। अब आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आओगे तो ये टॉपिक हैं, प्रमुख रूप से पढ़ना है। अगर इसको मैं डिवाइड करना चाहूँ तो जियोमॉर्फोलॉजी वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट है, जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ओरिजिन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग वॉल्केनो, अर्थक्वेक, इंटीरियर ऑफ अर्थ, वेदरिंग, लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाई फ्लूवियल और ग्लेशियर एक्शंस, एलुवियल एक्शंस एटसेट्रा। कुल मिला के ये ट्रेडिशनल है, इसमें कहीं कोई करंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जबरन करंट है कि बताओ कहाँ पे एवलांचे हुआ, कहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुआ, कहाँ पे फलाना ढिकाना फॉल्ट पड़ गए, वो ऐड कर दो, कहाँ पे कौन सा वॉल्केनिक eruption हुआ, कहाँ पे अभी हाल ही में अर्थक्वेक आया, ये करंट से जोड़ के देखा जाएगा। पर मैक्सिमम इसमें कॉन्सेप्ट बनते हैं ट्रेडिशनली। क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, किसका, एटमॉस्फेयर का। और क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ,
विंड सिस्टम, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, विंड सिस्टम से हमेशा बनता है ना। क्लाउड्स एंड टाइप्स ऑफ रेन, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, है ना। और ये करंट से क्वेश्चन बनते हैं ये वाले हमेशा, है ना। और मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स, ये क्या है कि टॉपिक बहुत अच्छे हैं, इनसे क्वेश्चन कम बनते हैं। तो कुल मिला के इन 2 प्रश्नों पर हम फोकस कर लेंगे। ओशनोग्राफी में क्या आ जाएगा, ओशियन रिलीफ्स, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ओशियन डिपॉजिट्स, ओशियन करेंट्स, एल नीनो, ला नीनो, वेव्स, टाइड्स, ये सब ओशियनोग्राफी के अंतर्गत शामिल कर लिए जाएंगे। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इस पर बात करेंगे। बायोजियोग्राफी में सॉइल ओरिजिन एंड टाइप्स, मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, इकोसिस्टम, फूड चेन, एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन एटसेट्रा, कुल मिला के इन्वायरमेंट की क्लास का पार्ट इसमें कराएंगे। और मैंने कहा है कि जिसकी ज्योग्राफी अच्छी होती है उसकी इन्वायरमेंट का पार्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मेरा सबसे फेवरेट है ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाना, जिसमें मैन और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट बताना। दूसरा पॉपुलेशन, ट्राइब्स, माइग्रेशन, इन पर बात करेंगे। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमने इंडिया में समझी थी, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की हो, या फिर टर्सरी एक्टिविटीज़ हो, उन सबको हमको कंप्लीट करना है वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। सेटलमेंट्स, अर्बनाइजेशन, फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, मिलियन सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़, इनके बारे में सब करना है। ये वर्ल्ड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाएंगे। एक चीज़ और है जो तुम लोगों को यहाँ कंप्लीट करना है, वो है लोकेशन बेस्ड को प्रैक्टिस, इंडिया एंड वर्ल्ड आल्सो आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। कुल मिला के मैपिंग की क्लास करनी है, और मैपिंग की क्लास में कम से कम 20 दिन लगेंगे। तो सबसे पहले मैं मैपिंग से ही क्लास शुरू करूँगा, जिससे हमारा एक संबंध शुरू हो जाए और हम ज्योग्राफी को पहचान पाएँ कि इसका क्या मतलब है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अगर आपको लगता है कि सर कोर्स बहुत लेंदी हो गया है, तो मैं बता दूं कि आप केवल आईएएस एग्जाम के लिए ज्योग्राफी में क्या पढ़कर जाओ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, एग्रोमेटिक क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, प्रेसिपिटेशन प्लस विंड्स, एल नीनो, ला नीनो, ओशियन करंट्स, हीट जोन्स ऑफ अर्थ, टाइड, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, कैनाल, स्पोर्ट, एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, इंडियन रिवर सिस्टम एंड फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, इन पर फोकस कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और मैपिंग बहुत अच्छे से कर लो। तो हमारी ज्योग्राफी की जो क्लास होगी वो मैपिंग से ही शुरू होगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।